ठीक है, तो आई थिंक सब लोग कनेक्ट हो गए हैं। हाँ, तो लास्ट क्लास में अपन ने कहां तक पढ़ लिया था? लास्ट क्लास में आई थिंक अपना सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है वो कंप्लीट हो गया था। हेलो, तो आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन की तुम पूरा मॉड्यूल अब सॉल्व कर सकते हो, एक्सरसाइज 1 से लेके एक्सरसाइज 3 तक। और अपना डिस्कशन कुछ इस टाइप से रहेगा कि अपन पहले एक्सरसाइज 1 सॉल्व करेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज 3 सॉल्व करेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज 2 सॉल्व करेंगे, क्योंकि एक्सरसाइज 1 और 3 का लेवल जो है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है। 2 में थोड़े से अच्छे क्वेश्चन दे रखे हैं एडवांस लेवल के। तो सब लोग एक दो दिन में, वीकेंड आ ही रहा है, तो पूरे सिंपल हार्मोनिक मोशन की शीट सॉल्व कर लेना। नेक्स्ट वीक में अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है? आवाज आ रही है ना सबको? हेलो, सर क्लियरली आ रही है ना? यस। ओके, सो नया जो टॉपिक स्टार्ट करने वाला है वो है अपने पास वेव्स। वेव्स टॉपिक पढ़ने वाले हैं आज अपन। वेव्स क्या होता है इसको देखते हैं। तो देखो, वेव्स सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है वेव्स के बारे में वो मैं पहले बता देता हूँ कि वेव जो है वो एडवांस के हिसाब से हो चाहे मेंस के हिसाब से हो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और सबसे अच्छी बात है कि बहुत आसान है। आसान इसलिए है कि अगर तुम्हें थोड़ा सा ढंग से अगर रिजनेबली समझ में आ गया तो इस वेव के पूरे चैप्टर के अंदर चाहे कितना भी अच्छा क्वेश्चन हो, कैलकुलेशन बिल्कुल नहीं। अगर क्वेश्चन होना है तो विद इन 50 सेकेंड्स 30 सेकेंड्स हो जाएगा, और नहीं होना है तो फिर कितना भी टाइम देखो नहीं होगा। तो थोड़ा सा अच्छे से समझना है। अगर तुम अच्छे से समझ गए तो इजीली तुम जो है वो क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। सर कुछ स्टूडेंट्स वेटिंग रूम में। हाँ, एडमिट कर लिया मैंने। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपन वेव टॉपिक। सबसे पहले वेव होता क्या है इसको समझते हैं अपन अच्छे से। तो वेव बेसिकली अपन इस टाइप से डिफाइन कर सकते हैं। वेव बेसिकली क्या है? ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। एनर्जी का जो ट्रांसफर होगा उसी को हम लोग जो है वो वेव बोलते हैं। जैसे तुमने देखा होगा डेली लाइफ के अंदर, जैसे अपन एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे जा रहे हैं, जैसे सपोज अपन कार से जा रहे हैं, तो तुमने कभी सोचा है कि जैसे अपन कार को चला रहे हैं या फिर कार अपने को चला रही है? कार को अपन चला रहे हैं या फिर कार अपने को चला रही है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत लोगों को लग रहा होगा इसमें क्या, ये तो फालतू क्वेश्चन है कि कार को ही हम चला रहे हैं। लेकिन तुम सोच के देखो,
कि ना तो हम कार के बिना उस एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे जा सकते हैं और ना कार अपने बिना एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जा सकती है। मतलब एक दूसरे क्या है, डिपेंडेंट है, एक दूसरे पे क्या है, डिपेंडेंट है। इसका मतलब क्या है कि दोनों एक दूसरे की एनर्जी यूज कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे की एनर्जी यूज कर रहे हैं। तो ऐसे कैसे हर पार्टिकल अगर एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे जाता है तो अपने साथ कुछ न कुछ एनर्जी लेके जाता है। बाकी एनर्जी का तो नहीं पता, लेकिन एक जगह से अगर दूसरी जगह जा रहा है तो काइनेटिक एनर्जी तो डेफिनेटली लेके ही जाता है। अगर ट्रैवलिंग कोई भी पर्सन है, वेव है, तो डेफिनेटली उसके साथ काइनेटिक एनर्जी तो एसोसिएटेड होगी सही। ऐसे कैसे, जैसे स्ट्रिंग का एग्जांपल है, जैसे अपने पास कोई रस्सी है या रोप है, अब उस रोप के अंदर अपन ने जैसे कुछ डिस्टरबेंस क्रिएट किया, मैंने कोई एक पल्स क्रिएट करी या ऐसा कोई डिफॉर्मेशन क्रिएट किया, तो देखो डिफॉर्मेशन क्या होगा, उसको अपन ने कुछ वेलोसिटी दी तो डिफॉर्मेशन क्या होगा, आगे जाएगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि रस्सी वहीं पे वहीं, रस्सी आगे नहीं जाएगी। ओनली फॉर क्या आगे जा रहा है, डिस्टरबेंस आगे जा रहा है या फिर कुछ एनर्जी आगे जा रही है या डिफॉर्मेशन आगे जा रहा है। ऐसे कैसे, जैसे मैं बोल रहा हूं तुम तक आवाज पहुंच रही है, तो इसका रीजन क्या है, जैसे इस फोन तक आवाज पहुंच रही है, उसका रीजन क्या है कि मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे जो अपने इस मीडियम के अंदर जो एयर पार्टिकल्स है, उन एयर पार्टिकल्स के अंदर, जो मीडियम के अंदर एयर पार्टिकल्स हैं, उन एयर पार्टिकल्स के अंदर मैंने डिस्टरबेंस क्रिएट किया। जैसे ही मैंने लिपसिंग की तो हुआ क्या कि जो यहाँ पे जस्ट यहाँ पे पार्टिकल्स थे उनको मैंने डिस्टर्ब किया, उनको वाइब्रेट करवाया, तो ये पार्टिकल क्या करेगा, इससे आगे वाले पार्टिकल को डिस्टर्ब करेगा, उससे आगे वाला पार्टिकल, उससे आगे वाले पार्टिकल को डिस्टर्ब करेगा। ऐसे ऐसे करते करते पार्टिकल वहीं के वहीं है, ऑस्किलेट कर रहे हैं, लेकिन डिस्टरबेंस तुम तक पहुंच जाएगा, और जैसे डिस्टरबेंस तुम तक पहुंचेगा तुम्हें आवाज सुनाई देगी। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? तो ऐसे कैसे डेली लाइफ में बहुत सारे एग्जांपल है जहां पे वेव्स क्रिएट होती है। जैसे लाइट एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, ये भी क्या है, वेव ही है। तो वेव का मतलब सिंपल क्या है, जहां कहीं पे भी एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे एनर्जी ट्रांसफर हो रही है उसको अपन क्या बोल रहे हैं, वेव बोल रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना, यहाँ पे कोई पार्टिकल ट्रांसफर नहीं हो रहा है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट ट्रांसफर नहीं हो रहा है, यहाँ पे ओनली फॉर क्या ट्रांसफर हो रहा है, एनर्जी। ओनली फॉर क्या ट्रांसफर, जैसे मैं बोल रहा हूं तुम्हें आवाज सुनाई दे रही, तो मैं तुम तक नहीं आ रहा हूं, तुम्हारे तक क्या आ रही है, सिर्फ एनर्जी आ रही है, इसी को अपन क्या बोलते हैं, साउंड वेव बोलते हैं। ऐसे कैसे रोप के अंदर तुम डिस्टरबेंस किया तो तुम तक नेक्स्ट एंड पे जो आदमी खड़ा हुआ उस तक डिस्टरबेंस पहुंचेगा, या रोप के अनदर एंड तक डिस्टरबेंस पहुंचेगा। ऐसा थोड़ी होगा कि जो रोप का ये वाला एंड है वो एंड वहां जाके जो है वो उस डिफॉर्मेशन को पहुंचा के आएगा, ऐसा नहीं होता। तो एनर्जी क्या होती है, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, सॉरी वेव क्या होती है, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। ये ध्यान रखना है अपने को, एनर्जी का जो ट्रांसफर होगा उसी को अपन क्या बोलेंगे, वेव बोलेंगे, ठीक है। अब देखो ना, वेव को कुछ बेसिक स्टैंडर्ड के हिसाब से अपन अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, मतलब एनर्जी किस फॉर्म में ट्रांसमिट हो रही है या किस फॉर्म में ट्रांसफर हो रही है उसके बेसिस पे। तो सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन है वेव का,
वो है ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम। तो वेव को जो है वो दो पार्ट में अपन डिवाइड कर सकते हैं, एक तो मैकेनिकल वेव्स, सेकंड है नॉन मैकेनिकल वेव्स। नाम से पता चल रहा है मैकेनिकल का मतलब क्या है, इन वेव को प्रोपागेट करने के लिए मीडियम की जरूरत पड़ेगी, बिना मीडियम के ये वेव प्रोपागेट नहीं करेगी। जैसे रूम में कुछ स्टूडेंट बैठे हुए हैं और अगर मैं बोल रहा हूं तो तुम तक साउंड पहुंच रही है, मतलब वेव पहुंच रही है। अब अगर इसी रूम के अंदर अगर अपन वैक्यूम क्रिएट कर देंगे तो तुम्हें आवाज सुनाई नहीं देगी। मैं कितना भी लाउडनेस के साथ बोलूं तुम्हें आवाज सुनाई नहीं देगी। उसका रीजन क्या है? कोई मीडियम नहीं बचेगा अभी। उसका रीजन ये है कि मैं जो डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहा हूं वो डिस्टरबेंस आप तक पहुंचाने वाला कोई नहीं। वैक्यूम का मतलब क्या है, यहाँ पे कोई भी एयर के पार्टिकल्स नहीं है, और एयर के अगर पार्टिकल्स नहीं है तो मैं कितना भी डिस्टरबेंस क्रिएट कर दूं वो तुम तक नहीं पहुंचेगा। साउंड वेव में ऐसा होता है, लेकिन कुछ वेव ऐसी भी होती है जिनको मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। जैसे अगर मैं इस रूम के अंदर वैक्यूम क्रिएट भी कर दूंगा तो क्या अंधेरा हो जाएगा? नो सर। डार्कनेस हो जाएगी? नहीं होगा, क्योंकि लाइट जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को ट्रैवल करने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं होती, बिना मीडियम के वो ट्रैवल कर सकती है। तो इसकी बेसिस पे इसको अपन दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। मैकेनिकल वेव क्या है? वेव्स which require medium to propagate करने के लिए मीडियम की जिसको जरूरत होती है उसको मैकेनिकल वेव बोलते हैं। और नॉन मैकेनिकल वेव do not require medium for propagation। तो प्रोपागेशन के लिए इनको मीडियम की जरूरत नहीं होती, किसी भी ये वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकती है। तो मैकेनिकल वेव की एग्जांपल अपन यहाँ पे जो वेव्स टॉपिक पे पढ़ने वाले हैं वो मेनली मैकेनिकल वेव पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ेंगे अपन वेव के बाद में वेव ऑप्टिक्स, उसके अंदर जो है वो अपन नॉन मैकेनिकल वेव की बात करेंगे या लाइट वेव की बात करेंगे। मैकेनिकल वेव में जैसे इसके एग्जांपल देख सकते हो, स्ट्रिंग वेव हो गया, साउंड वेव हो गया, ये सारे के सारे क्या है मैकेनिकल वेव के एग्जांपल है। यही सब पढ़ने वाले हैं अपन इस चैप्टर में। फर्स्ट अपन स्ट्रिंग वेव पढ़ेंगे, उसके बाद साउंड वेव पढ़ेंगे। नॉन मैकेनिकल वेव के अंदर सबसे बेस्ट एग्जांपल ये जितने भी लाइट्स वगैरह, ये जो एग्जांपल है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को जो है वो प्रोपगेशन के लिए मीडियम की जरूरत नहीं होती। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है मैकेनिकल और नॉन मैकेनिकल। फर्स्ट अपन ये इसी जो है सीक्वेंस में पढ़ेंगे। अपन सबसे पहले स्ट्रिंग वेव पढ़ने वाले हैं, उसके बाद साउंड वेव पढ़ने वाले हैं, उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ने वाले हैं। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को अपन वेव ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये नोट हो गया होगा आई थिंक। ये काफी लोग अभी भी ज्वाइन कर रहे हैं क्या? इतना लेट टाइम पे देखो ज्वाइन कर लिया करो।
ठीक है, तो इसको मैं रफ करता हूँ, आई थिंक नोट कर लिया होगा। उसके बाद सेकंड क्लासिफिकेशन देखते हैं वेव का, वो है ऑन द बेसिस ऑफ waves, on the basis of traveling method, किस टाइप से वो ट्रेवल कर रही है उसकी बात करते हैं अपन। इसमें दो टाइप से वो भी क्लासिफाई कर सकते हैं अपन। एक होती है ट्रांसवर्स वेव, ट्रांसवर्स वेव्स, और सेकंड होती है लॉन्गिट्यूडनल वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, longitudinal waves। तो लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव क्या होते हैं इसको समझते हैं अपन। जैसे देखो, जैसे वेव ऑन स्ट्रिंग है, तो अपन ने जैसे इस टाइप का डिस्टरबेंस क्रिएट किया, तो वेव तो क्या है, जैसे इसका ऐसा डिस्टरबेंस क्रिएट किया, जैसे ये जो मैं तुम्हें फोटो दिखा रहा हूँ किसी टाइम पे, जैसे रोप का ही स्नैपशॉट है, रस्सी अगर ऐसी है तो डिस्टरबेंस क्या होगा, आगे जाएगा, यानी वेव तो जो है वो जैसे प्लस एक्स पे जा रही है, लेकिन जैसे यहाँ वाला पार्ट है ये रस्सी ऊपर जाएगी नीचे जाएगी, ऊपर जाएगी नीचे जाएगी, मतलब यहाँ वाला जो पार्ट है रस्सी का वो इस डायरेक्शन में वाइब्रेट करेगा, यहाँ वाला पार्ट ऐसे वाइब्रेट करेगा, यानी पार्टिकल जो है वो इस डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहे हैं, वेव के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहे हैं। यानी मैं इसको ट्रांसवर्स वेव को इस टाइप से डिफाइन कर सकता हूं, इन ट्रांसवर्स वेव डायरेक्शन ऑफ wave, direction of propagation of wave, direction of propagation of wave, and direction of particle vibration is perpendicular to each other, is perpendicular to each other। वेव अगर ऐसे जा रही है तो पार्टिकल जो है वो ऐसे वाइब्रेट कर रहे हैं, वेव जो है वो जैसे एक्स में जा रही है, पार्टिकल वाई में वाइब्रेट कर रहे हैं। ऐसी वेव्स को अपन ट्रांसवर्स वेव बोलते हैं। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल स्ट्रिंग वेव, या फिर अगर तुम्हें थोड़ा बहुत इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में पता है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में भी ऐसा होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर पॉजिटिव, ये 12th में पढ़ोगे तुम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की प्रॉपर्टीज, अभी डायरेक्टली ध्यान रख लो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में भी ऐसे ही होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स में है, मैग्नेटिक फील्ड वाई के अंदर है, तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है इन दोनों के परपेंडिकुलर चलती है, यानी जेड में चलेगी, तो काइंड ऑफ ट्रांसवर्स वेव हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वो भी इसी का एग्जांपल है। तो लॉन्गिट्यूडनल क्या होगा, लॉन्गिट्यूडनल के अंदर पार्टिकल वाइब्रेशन एंड वेव propagation are parallel to each other, parallel to each other। दोनों सेम डायरेक्शन के अंदर ही जो है वो वेव जिस डायरेक्शन में प्रोपागेट करेगी उसी डायरेक्शन में पार्टिकल वाइब्रेट करेगा। जैसे साउंड वेव है, तो पार्टिकल जैसे वेव अगर इधर जा रही है तो पार्टिकल भी ऐसे ही वाइब्रेट करेंगे।
हर पार्टिकल जो है वो लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन में वाइब्रेट करेगी। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल साउंड वेव है, पढ़ने वाले के इसके ऊपर। तो लॉन्गिट्यूडिनल और ट्रांसवर्स का क्लासिफिकेशन किस टाइप से है कि वेव जैसे सपोज इधर जा रही है और पार्टिकल इसके परपेंडिकुलर वाइब्रेट कर रहे हैं। अभी इसके बारे में ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, अपन पढ़ने वाले हैं कैसे होता है ये। तो इसके परपेंडिकुलर अगर वाइब्रेट कर रहे हैं तब तो क्या होगा, ट्रांसवर्स होगा। अगर लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन में होगा, मतलब ऐसे हो रहा है जैसे वेव इधर जा रही है और पार्टिकल भी ऐसे वाइब्रेट कर रहे हैं और एनर्जी आगे शिफ्ट हो रही है, इसको अपन लॉन्गिट्यूडिनल बोलते हैं। तो जो बेसिक डिफरेंस होता है लॉन्गिट्यूडिनल और ट्रांसवर्स वेव के अंदर वो यही होता है कि एक के अंदर पार्टिकल वेव प्रोपागेशन के परपेंडिकुलर चलते हैं, दूसरे के अंदर पार्टिकल वेव प्रोपागेशन के पैरेलल चलते हैं। ठीक है, तो ये जो इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन थी वो अपन ने देख ली, थोड़ा सा अपने को आइडिया होना चाहिए। उसके बाद कुछ छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं, आई थिंक नोट कर लिया होगा, रफ कर देगा। यस सर। ठीक है, तो उसके बाद जो कुछ पॉइंट्स है वेव की इंफॉर्मेशन के बारे में वो बता देता हूँ। जैसे सबसे पहला पॉइंट है, मेरे को बताओ वेव जो है वो ट्रेवल कर रही है या एनर्जी जो ट्रेवल कर रही है या एनर्जी शिफ्ट हो रही है, वो क्या वन डायरेक्शनल, टू डायरेक्शनल या थ्री डायरेक्शनल या मल्टीपल डायरेक्शनल हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। तो वेव जो है वो एक डायरेक्शन में भी मूव कर सकती है, दो डायरेक्शन में भी मूव कर सकती है साइमल्टेनियसली, ऐसे कैसे मल्टीपल डायरेक्शन में भी मूव कर सकती है। जैसे इसका एग्जांपल जैसे स्ट्रिंग वेव है, स्ट्रिंग वेव जैसे मैं डिस्टरबेंस अगर एक्स के अंदर मैं करूंगा, ऐसे करूंगा, रस्सी अपनी एक्स के अंदर है, तो डिस्टरबेंस ओनली फॉर किधर जाएगा, एक्स के अंदर जाएगा, या एनर्जी जो है ओनली फॉर एक्स के अंदर होगी, क्योंकि मीडियम अपन ने एक्स के अंदर ही जो है एक्सटेंड कर रखा है, ये रस्सी के थ्रू ही वाइब्रेशन होना है और रस्सी अपन ने प्योरली एक्स डायरेक्शन के अंदर जो है वो प्लेस कर रखी है। ऐसे कैसे तुमने देखा होगा, जैसे अपने पास कोई पॉन्ड है या वाटर टब है, उसमें अगर तुम जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट गिरा दिया, उसमें कोई ऑब्जेक्ट गिराओगे तो डिस्टरबेंस क्रिएट होगा, वो डिस्टरबेंस ऑलमोस्ट सर्कुलर वेव के टाइप से आगे प्रोपागेट होता है। तुमने सेंटर में डिस्प्लेस किया, धीरे धीरे क्या होगा, वो सर्कुलर वेव जो होगी वो प्रोपागेट करेगी, लेकिन वो एक्स में भी जाती है और वाई में भी जाती है, क्योंकि सर्कुलर वेव है तो दोनों डायरेक्शन में जाती है। ऐसे कैसे साउंड वेव जो है वो हर डायरेक्शन में जाती है, या जो अपने पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ये भी हर डायरेक्शन में जाती है, जब तक कि उसको कुछ चेंज नहीं किया जाए, मोनोक्रोमेटिक लाइट में कन्वर्ट नहीं किया जाए। तो इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि वेव कैन ट्रैवल इन वन डायरेक्शन, टू डायरेक्शन, थ्री डायरेक्शन, वन डायमेंशन, टू डायमेंशन और थ्री डायमेंशन। वेव किसी भी टाइप की हो सकती है। वन डायमेंशन का एग्जांपल लिख सकते हो स्ट्रिंग वेव, टू डायमेंशन का वेव काइंड ऑफ सर्कुलर वेव लेता हूं, जो भी सर्कुलर वेव जहां पे भी बनती है वो टू डायमेंशंस में होगी। 3D के तो बहुत सारे एग्जांपल हैं, साउंड वेव हो गया या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो गया,
ठीक है। उसके बाद अपने से नेक्स्ट ये भी पूछा जाता है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लिक्विड, सॉलिड और गैस, सॉलिड्स, जैसे अगर अपन मीडियम की, यहाँ मैं ओनली फॉर मैकेनिकल वेव की बात कर रहा हूँ क्योंकि मीडियम की बात कर रहा हूँ मैं, सॉलिड्स, लिक्विड और गैस। अपने से पूछा जाता है मतलब सॉलिड्स में कौन कौन सी वेव हो सकती है, या लिक्विड में कौन कौन सी वेव हो सकती है, या गैस में कौन कौन सी वेव हो सकती है। अपने से मेनली जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि ट्रांसवर्स हो सकती है या लॉन्गिट्यूडनल हो सकती है। तो सॉलिड्स में दोनों टाइप की हो सकती है। कैसे? जैसे स्ट्रिंग और वेव ऑन स्ट्रिंग, रोप वाला एग्जांपल तो मैंने तुम्हें बताया ही था। ट्रांसवर्स वेव तो है ही सही, रस्सी में कोई डिस्टरबेंस क्रिएट करोगे या वायर में कोई डिस्टरबेंस क्रिएट करोगे या स्ट्रिंग में कोई डिस्टरबेंस क्रिएट करोगे तो वो सॉलिड्स में ही प्रोपेगेट कर रहा है और वो ट्रांसवर्स वेव का एग्जांपल है, क्योंकि वेव जिस डायरेक्शन में जा रही है पार्टिकल उसके परपेंडिकुलर वाइब्रेट कर रहे हैं। अब लॉन्गिट्यूडनल का एग्जांपल देखते हैं। जैसे अपने पास कोई आयरन की रॉड है, तो आयरन की रॉड के अंदर एक तरफ से अगर तुम जैसे कोई जर्क लगाओगे और जर्क तुम जो है वो इस टाइप से लगा रहे हो, जैसे ये आयरन की रॉड है, इस टाइप से जर्क लगा रहे हो, तो क्या जो डिस्टरबेंस होगा वो ऐसे से चलेगा? दूसरी तरफ कान लगा के सुनना, हन ऐसी आवाज आएगी, जैसे बोलते हैं ना अपन तो ऐसी आवाज आएगी। तो जिधर वेव जा रही है उधर ही जो है वो डिस्टरबेंस जा रहा है। इसका मतलब सॉलिड्स के अंदर दोनों वेव हो सकती है। तो सॉलिड्स कैन सस्टेन transverse as well as longitudinal waves। तो दोनों वेव हो सकती है सॉलिड्स के अंदर, ट्रांसवर्स भी हो सकती है और लॉन्गिट्यूडनल हो सकती है। उसके बाद लिक्विड और गैस की बात करते हैं। जैसे लिक्विड और गैस में मैक्सिमम प्रॉपर्टी सिमिलर होगी, मैं एक साथ बात कर लेता हूं, तो अलग होती है उसको अलग से देख लीजिए। तो लिक्विड और गैस में क्या है कि लिक्विड और गैस जो होते हैं वो शियर फोर्स को इतना अच्छे से हैंडल नहीं कर पाते, और शियर फोर्स को अगर हैंडल नहीं कर पाते तो इनके अंदर ट्रांसवर्स वेव नहीं हो सकती, ओनली फॉर लॉन्गिट्यूडनल वेव ही होती। ट्रांसवर्स वेव नहीं होती, ओनली फॉर लॉन्गिट्यूडनल वेव ही हो सकती है। लिक्विड एंड सॉलिड्स कैन हैव only longitudinal waves। शियर फोर्स को ये हैंडल नहीं कर पाएंगे, तो बिना शियर फोर्स के पार्टिकल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वाइब्रेट नहीं कर सकते, तो ओनली फॉर उसी डायरेक्शन में वाइब्रेट करेंगे। अब इसमें एक एक्सेप्शन भी है, ये भी ध्यान रखना है अपने को कि लिक्विड के अंदर एक्सेप्शन क्या होता है, ऐसा होता है कि लिक्विड जो है जैसे वाटर है, वाटर की सरफेस पे सरफेस टेंशन जैसे तुमने पढ़ा होगा, तो सरफेस टेंशन की वजह से सरफेस टेंशन हो गया तुम्हारे, सरफेस टेंशन हो गया क्या? यस सर।
ठीक है, तो तुमने पढ़ा होगा कि सरफेस टेंशन क्या होता है बेसिकली, कि वाटर की जो सरफेस होती है वो अपना जो आउटर एरिया है या अपनी सरफेस जो है वो उसको मिनिमाइज करना चाहती है, या हर पार्टिकल एक दूसरे को खींचते हैं, सरफेस के जो पार्टिकल है। तो खींचने का मतलब क्या है कि जो है उसको सरफेस को कम करना चाहते हैं, मतलब परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं। इसका मतलब सरफेस पे ट्रांसवर्स वे हो सकती है लिक्विड के, ओनली फॉर लिक्विड के सरफेस पे ट्रांसवर्स वे हो सकती है, अंदर नहीं हो सकती। सरफेस टेंशन ओनली फॉर सरफेस पे एग्जिस्ट करता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है अपने को, लिक्विड के सरफेस पे ट्रांसवर्स वेव एग्जिस्ट कर सकती है। तो फिर अपने से क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि बताओ लिक्विड के अंदर कौन कौन सी वेव पॉसिबल है, तो दोनों पॉसिबल है। सरफेस पे तो कौन सी है, ट्रांसवर्स, अंदर कौन सी है, लॉन्गिट्यूडनल। ठीक है, तो एट सरफेस ऑफ वाटर ले लेता हूं मैं, वाटर और दूसरा लिक्विड भी हो सकता है। एट सरफेस ऑफ वाटर transverse wave can exist, wave can exist। तो लिक्विड के अंदर बेसिकली दोनों वेव हो जाएगी। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखना है। ठीक है, इसमें कोई डाउट हो तो बोलो किसी को, इसमें किसी को कोई डाउट हो तो बोलो। किसी को कोई डाउट नहीं है? एनी डाउट्स? कोई डाउट किसी को? नो सर। ठीक है, उसके बाद एक और टर्म डिफाइन करते हैं। ये सारी बेसिक इंफॉर्मेशन है वेव के बारे में। वेव का मतलब मैंने बता ही दिया तुम्हें, क्या होता है, एनर्जी होती है बस। तो एनर्जी क्या क्या हो सकता है, एनर्जी क्या क्या प्रॉपर्टी हो सकती है वो देखते हैं। नेक्स्ट एक और टर्म डिफाइन करते हैं अपन। जैसे इस टाइप से मैंने कोई पल्स क्रिएट की या फिर कोई वेव क्रिएट करी, साइन वेव क्रिएट करी सपोज, तो वेव मान लेते हैं कि प्लस एक्स के अंदर प्रोपगेट कर रही है, और यहाँ पे कोई सोर्स है, सोर्स का मतलब जो वाइब्रेट कर रहा है, यहाँ पे ऐसा वाइब्रेट करेगा तो रस्सी के अंदर ऐसा डिस्टरबेंस होगा। तो यहाँ पे अपने को डिफाइन ये करना है कि वेवलेंथ क्या होती है। वेवलेंथ नाम सुना है क्या पहले? वेवलेंथ नाम सुना है कभी? यस सर। Yes, sir. वेव नाम से पता चल रहा है, वेवलेंथ का मतलब क्या है, वेव की लेंथ। और वेव तो क्या है, एनर्जी है। तो मैंने एक पल्स क्रिएट करी, तो एक पल्स जो है या एक साइकिल जो है वो एक टाइम पीरियड के अंदर कितनी आगे चली जाती है, वही बेसिकली वेव का डिस्प्लेसमेंट हो गया, या वही वेव की लेंथ हो गई। जैसे मैं साइन वेव अगर क्रिएट कर रहा हूं, तो जैसे मैंने ऐसा साइन के टाइप से डिस्टरबेंस क्रिएट किया, तो साइन के अंदर एक साइकिल यहाँ पे 2 पाई के अंदर कंप्लीट होती है, तो यहां से यहाँ की जो लेंथ होगी उसको अपन क्या बोलेंगे, वेव लेंथ। क्या ये बात समझ में आ रही है सबको? लैम्बडा से डिनोट करते हैं। अच्छा, ऐसा नहीं है कि ऐसे, अब इसको है ना थोड़ा सा मैं अभी रफली डिफाइन कर रहा हूँ।
आगे अपन इसको देखेंगे कि वेवलेंथ क्या होता है। वेवलेंथ बेसिकली कोई भी वेव के अंदर या रस्सी के अंदर कोई भी दो ऐसे पॉइंट्स ले लो तुम जो सेम फेज के अंदर वाइब्रेट कर रहे हैं, उनके बीच में जो मिनिमम डिस्टेंस होती है उसी को अपन वेवलेंथ बोलते हैं। तो ये हो सकता है डेफिनेशन तुम्हें अभी समझ में नहीं आए, मैं आगे जब अपन वेव को डिटेल में पढ़ेंगे तब मैं वापस से जब इसका यूज आएगा मैं डिटेल में बता दूंगा तुम्हें। अभी डायरेक्टली इसी टाइप से ध्यान रखना है कि एक टाइम पीरियड के अंदर वेव जितनी चल जाएगी, जितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी, उसी को अपन क्या बोलते हैं, वेवलेंथ। ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं इसको। तो मैं यहां से यहां डिफाइन नहीं करके मैं ऐसे बोल सकता हूं, तो भी अभी लॉजिकली बोल सकते हो कि ये पॉइंट से ये पॉइंट अपने लिए सिमिलर है, तो इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होती है उसको भी क्या बोलूंगा मैं, लैम्बडा ही बोलूंगा। कोई भी दो पॉइंट्स के बीच में डिफाइन कर सकते हो, ये कांस्टेंट रहेगा। अगर हार्मोनिक या पीरियोडिक मोशन कर रहा है सोर्स, उन्हीं के लिए डिफाइन होता है वेवलेंथ। तो वेवलेंथ को मैं ऐसे डिफाइन कर सकता हूं, वेवलेंथ या लैम्बडा क्या होगी, मिनिमम डिस्टेंस between two points vibrating in same phase। अभी फेज वगैरह आपने ज्यादा नहीं पता, अभी तुम डायरेक्टली ना कर सकते हो। मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स या टू पार्टिकल ले लेता हूं मैं, पॉइंट्स कितने हैं मुझे, टू पार्टिकल्स वाइब्रेटिंग इन सेम फेज। तो ये पार्टिकल और ये पार्टिकल का वाइब्रेशन सेम होगा। ऐसा तुम थोड़ा सा अभी इस टाइप से समझ सकते हो कि ये पार्टिकल और ये पार्टिकल का फेज डिफरेंस कितना होगा, 2 पाई का। तो साइन के अंदर 2 पाई से अगर घूम जाओगे मतलब तुम घूमे ही नहीं, वहीं के वहीं हो। साइन थीटा प्लस 2 पाई कितना होता है, साइन थीटा ही होता है। तो ये पार्टिकल और ये पार्टिकल सेम फेज में, ऐसे ऐसे ये पार्टिकल और ये पार्टिकल सेम फेज में, ये पार्टिकल और जो यहाँ पे पार्टिकल होगा वो सेम फेज में होंगे। तो सेम फेज के अंदर जो पार्टिकल होते हैं उनको अपन, उनके बीच में जो डिस्टेंस होती है उसको वेवलेंथ बोलते हैं। अच्छा, इसके अंदर नाम सुना होगा जो जैसे साइन वेव क्रिएट कर रहा हूं, इसके अंदर जो मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम पॉइंट होता है या जिसका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है पॉजिटिव में, उसको अपन क्या बोलते हैं, क्रेस्ट। और इसी वेव के अंदर जो मिनिमा होता है या नेगेटिव डायरेक्शन के अंदर एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है उसको क्या बोलते हैं, ट्रफ। ठीक है, ये नेमिंग है, ध्यान रखना है अपने को। जो मैक्सिमा है उसको क्रेस्ट बोलते हैं, जो मिनिमा है उसको ट्रफ बोलते हैं। ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए आई थिंक। हाँ, रफ कर देगा। यस सर। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा अपन इसको और सिंपलीफाई करते हैं। तो देखो अभी मान लेते हैं यही वेव इस टाइप से प्रोपेगेट कर रही है, और वेव मान लेते हैं कि वेव का मतलब वो एनर्जी, और वेव जो है मान लेते हैं v वेलोसिटी से आगे जा रही है। v वेलोसिटी से आगे जा रही है मतलब
जो एनर्जी शिफ्ट हो रही है उसकी वेलोसिटी v है। तो देखो वेव की वेलोसिटी v है और अपने को पता है लैम्बडा अपन ने कैसे डिफाइन किया था। क्या यहां से यहां तक एक टाइम पीरियड बोल सकता हूं मैं? तो एक टाइम पीरियड के अंदर जो डिस्टेंस ट्रेवल होगी वही तो लैम्बडा है अपने पास। डिस्टेंस ट्रेवल्ड in one wavelength in one time period, sorry, in one time period, distance traveled by wave in one time period, एक टाइम पीरियड के अंदर जितनी डिस्टेंस ट्रेवल होगी वेव से उसी को अपन लैम्बडा बोल रहे हैं। तो क्या वेव की वेलोसिटी को मैं डिफाइन कर सकता हूं? वेव की वेलोसिटी क्या होगी बताओ? s बराबर ut होता है, सिंपल टाइप से अपन इक्वेशन लगा सकते हैं। तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितनी है? जैसे मैं लैम्बडा डिस्टेंस ले रहा हूं तो लैम्बडा डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए कितना टाइम लगेगा? एक टाइम पीरियड के इक्वल, यानी लैम्बडा अपॉन t हो जाएगा। और 1 अपॉन t क्या होता है? फ्रीक्वेंसी f होता है। तो v इक्वल टू f इनटू लैम्बडा लिख सकता हूं। v इक्वल टू f इनटू लैम्बडा लिख सकता हूं। यहां से आपके पास वेलोसिटी आ गया v इक्वल टू f इनटू लैम्बडा। ये ऐसा फॉर्मूला है जो पूरी फिजिक्स के अंदर कहीं पे भी वेव का नाम सुनाएंगे तुम्हें वहां आप हर जगह लगा सकते हो। वैलिड फॉर ऑल टाइप्स ऑफ वेव, ऑल टाइप्स ऑफ ट्रैवलिंग वेव, हर टाइप की वेव के लिए एप्लीकेबल होगा, चाहे वो साउंड वेव हो, चाहे वो स्ट्रिंग वेव हो, चाहे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, सबके लिए एप्लीकेबल होगा। किसी भी टाइप की वेव हो सबके लिए एप्लीकेबल होगा। ठीक है, इसको रफ करता हूं मैं। उसके बाद नेक्स्ट है अपने पास, तो ये वेव की अपन ने बेसिक बातें कर ली। वेलोसिटी क्या होता है या लैम्बडा क्या होता है या टाइम पीरियड क्या होता है। एक और चीज बतानी है अपने को, जैसे वेव सपोज एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल कर रही है, जैसे ये मीडियम चेंज हो रहा है, यहाँ पे यहाँ से वेव आ रही है और यहाँ को जा रही है। तो ये अपने पास मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पे जैसे v इक्वल टू f लैम्बडा अपन ने लिखा है, तो इन तीनों में से कौन-कौन सी प्रॉपर्टी चेंज होगी ये अपने को देखना है। तो यहाँ की जैसे मान लेते हैं वेलोसिटी v है, फ्रीक्वेंसी f है और वेवलेंथ लैम्बडा है। तो मीडियम 2 में जाने पे कौन-कौन सी वैल्यू चेंज होगी ये अपने को देखना है। अच्छा तुमको सोच के बताओ, फ्रीक्वेंसी चेंज हो सकती है क्या? फ्रीक्वेंसी चेंज हो सकती है क्या? फ्रीक्वेंसी कभी भी चेंज नहीं होती है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी तो सोर्स पे डिपेंड करेगा ना, किस मीडियम में जा रही है उससे क्या फर्क पड़ता है। सोर्स तो वही है, जो सोर्स जिस फ्रीक्वेंसी से वेव क्रिएट करेगा उसी फ्रीक्वेंसी से आगे जाएगी। तो हमेशा ध्यान रखना, जो फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी वो होती है प्रॉपर्टी ऑफ सोर्स। तो
जब तक सोर्स चेंज नहीं होता तब तक फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है। तो एक ही वेव अगर सेम वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है तो फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी, रिमेन्स अनचेंज्ड बाय चेंजिंग मीडियम। अगर मीडियम चेंज करोगे तो फ्रीक्वेंसी सेम रहती है, फ्रीक्वेंसी भी चेंज नहीं होती है। तो यहाँ पे अगर एफ है तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी तो डेफिनेटली एफ ही होगी। सेकंड है वेलोसिटी। तो वेलोसिटी जो होती है वो होती है प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम। ये मीडियम की प्रॉपर्टी होती है। जैसे एक में हवा के अंदर बोल रहा हूं, एक में पानी के अंदर बोलना शुरू कर दूं। पानी के अंदर बोलना पॉसिबल है क्या? बोल सकते हैं। मेरे जब तक फेफड़ों में लंग्स में एयर होगी तब तक मैं बोल सकता हूँ। ये अलग बात है कि तुम्हें बाहर आवाज नेग्लिजिबल सुनाई देगी या बहुत कम सुनाई देगी, क्योंकि एयर के कंपैरेटिव वो बहुत डेंस मीडियम है, उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जो होता है वो बहुत एयर के कंपैरेटिव ज्यादा होता है, तो उसमें वेलोसिटी बहुत कम होती है। ऐसे कैसे तुमने देखा होगा जिससे रस्सी है अपने पास, तो अगर पतली रस्सी लोगे या थिकनेस अगर बहुत कम लोगे, मतलब अगर रेयर मीडियम लोगे तो उसमें वेलोसिटी ज्यादा आती है, वो एनर्जी जल्दी ट्रांसफर हो जाती है। लेकिन जो है वो ज्यादा थिकनेस की रोप लोगे तो अपन जब उतना ही डिस्टरबेंस क्रिएट करें तब भी जो है डिस्टरबेंस बहुत धीरे धीरे चलता है, सांप की तरह चलता है। सही है ना? तो वेलोसिटी जो होती है वो मीडियम की प्रॉपर्टी होती है। तो यहाँ पे वेलोसिटी अगर v है तो यहाँ पे कुछ v डैश हो जाएगी, ये चेंज हो जाती है, गेट्स चेंज्ड बाय चेंजिंग मीडियम। मीडियम चेंज करने से वेलोसिटी ध्यान रखना चेंज हो जाएगी। अब तुमको सोचो कि v इक्वल टू एफ लैम्डा है, तो वेलोसिटी अगर मीडियम की प्रॉपर्टी है, फ्रीक्वेंसी अगर सोर्स की प्रॉपर्टी है, तो फिर लैम्डा किस पे डिपेंड करेगा बताओ? वेलोसिटी अगर सोर्स की मीडियम की प्रॉपर्टी है, फ्रीक्वेंसी सोर्स की प्रॉपर्टी है, तो लैम्डा किस पे डिपेंड करेगा? मीडियम। लैम्डा किसी पे डिपेंड नहीं करेगा। अरे लैम्डा तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग एडजस्ट होगा ना, इनमें से कोई, दोनों में से कोई भी एक वैल्यू अगर चेंज हो रही है तो लैम्डा चेंज हो जाएगा। ऐसा बोल सकते हो कि मीडियम पे डिपेंड करेगा, बट उसका कोई सेंस नहीं बनता क्योंकि वो तो डिस्टेंस है। तो फ्रीक्वेंसी को कौन सेट करेगा? फ्रीक्वेंसी को सोर्स सेट करेगा, वेलोसिटी को मीडियम सेट करेगा, या वेलोसिटी कौन डिसाइड करेगा? मीडियम डिसाइड करेगा, फ्रीक्वेंसी सोर्स डिसाइड करेगा। तो लैम्डा जो है वो फॉर्मूले से डिसाइड होगा, लैम्डा को कोई डिसाइड नहीं करेगा, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अपने आप आ जाएगा। तो लैम्डा के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। तीन वेरिएबल है, दो वेरिएबल को अगर फिक्स कर दिया तो थर्ड ऑटोमेटिकली फिक्स हो गया। तो ये कुछ छोटी छोटी सी बातें हैं, आपने वो ध्यान रखनी है। ध्यान रखना, ये भी ध्यान रखना, वेलोसिटी जो होती है वो रेयर मीडियम में वेलोसिटी अपन देखेंगे आगे की ज्यादा होती है, और डेंसर मीडियम में वेलोसिटी जो होती है वो कम होगी। मतलब एनर्जी इतनी डेंसर मीडियम में इजीली ट्रांसफर नहीं होती है, ट्रांसफर होने में ज्यादा टाइम लगता है। तो ये कुछ बेसिक बातें थी जो अपन ने कर ली। ये इन जनरल था, ठीक है ना? ये सारी वेव्स के लिए अभी तक अपन ने जो पढ़ा है तो वो सारी वेव्स के लिए एप्लीकेबल है। अब इससे आगे अपन जो पढ़ेंगे वो स्पेसिफिक पढ़ेंगे, ओनली फॉर स्ट्रिंग वेव के बारे में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल लो स्ट्रिंग वेव्स। इससे आगे ओनली फॉर स्ट्रिंग वेव के बारे में अपन पढ़ेंगे। अभी तक जो पढ़ा है वो सबके लिए इन जनरल पढ़ा था अपन ने, ठीक है?
आई थिंक यहाँ तक कोई डाउट नहीं किसी को। यहाँ तक कोई डाउट नहीं किसी को, कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो ये टॉपिक थोड़ा सा स्ट्रिंग वे का पहला टॉपिक है, वेलोसिटी ऑफ वेव है, थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, तो अभी अपन आज स्टार्ट नहीं करते हैं, इसको नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट क्लास में अपन मॉड्यूल भी डिस्कस करेंगे थोड़ा बहुत। तो आराम से वीकेंड पे बैठ के सिंपल हार्मोनिक मोशन का मॉड्यूल सॉल्व करो। कोई डाउट हो तो बोलो, अपन डिस्कस कर लेते हैं। कोई डाउट किसी को? कोई डाउट? ठीक है, डाउट नहीं है तो मैं क्लास को होल्ड करता हूँ यहीं पे।